वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉवल वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, ये एक नई कहानी का पहला एपिसोड है। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा एपिसोड आए तो जल्दी से 150 लाइक्स कंप्लीट कर दो। जैसी हाई टारगेट पूरा होगा, अगला एपिसोड आपके सामने होगा। एक सुरभि का डरावना सपना। एक घने सुनसान जंगल में चांदनी रात को एक बहुत ही सुंदर अफसरा जैसी दिखने वाली लड़की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, किसी लड़के के बाहों में नदी किनारे लेटी हुई थी। उस लड़के का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर वो लड़का शरीर से काफी हट्टा-कट्टा लग रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था उस लड़के की उम्र लगभग 22 से 23 साल होगी। वो लड़का बड़े ही प्यार से उस लड़की को अपने बाहों में लेकर उसके बालों को सहला रहा था। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उस लड़की के लंबे काले घने सुंदर बाल, सफेद और मखमल की तरह मुलायम त्वचा, हल्के भूरे रंग की आंखें, हल्की गोल नाक और गुलाब के जैसी लाल और कोमल होंठ। वो लड़की किसी अफसरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सुंदर और प्यारा चेहरा दूर आसमान से आ रही चांद की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था चांद की चमक भी उस लड़की के सामने फीकी हो। इस चांदनी रात में उस लड़की की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो लड़की उस लड़के के बाहों में लेटे लेटे लड़के से काफी प्यार भरी बातें कर रही थी। बातें करते करते ही वो लड़का उस लड़की के होठों को चूमने लगा, और उस लड़की को चूमते हुए ही उस लड़की के साथ वही जमीन पे लेट गया। जमीन पे लेटते ही वो लड़का उस लड़की के होठों और गालों को चूमते हुए उसके गर्दन तक पहुंच गया। फिर जैसे ही उस लड़के ने लड़की के गर्दन को चूमा, वो लड़की सहम गई। उस लड़की की धड़कनें तेज हो गई। अब वो लड़की भी उस लड़के की गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस करके खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस लड़की ने लड़के को पकड़कर अपने बाहों में खींच लिया और उस लड़के के बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को चूमने लगी। अब वो दोनों बस एक दूसरे में ही कहीं खो जाना चाहते थे। वो दोनों वहां जमीन पे एक दूसरे में ऐसे लिपटे थे जैसे वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में पसीने से लथपथ होकर वही जमीन पे लेट गए। उन दोनों की सांसें तेज चल रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस लड़के के बाहों में लेटे लेटे ही बोली, अब मुझे जाना होगा, वरना अगर किसी ने हमें यहाँ इस तरह देख लिया तो कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतना बोलकर वो लड़की वहां से उठकर जाने लगी। तभी उस लड़के ने उसके हाथ को पकड़कर उस लड़की को अपने ऊपर खींच लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अभी तो तुम आई हो और अब इतनी जल्दी जाने की बात करने लगी, पर अभी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक जाओ। इतना बोलकर उस लड़के ने फिर से लड़की को अपने बाहों में भर लिया। उस लड़की का मन भी उस लड़के को छोड़कर यहाँ से जाने का नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी वहीं उस लड़के के बाहों में अपनी आंखें बंद करके लेट गई और फिर थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। वो दोनों वही जमीन पे एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। उन दोनों के शरीर पे अभी भी हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी, जो इस चांद की रोशनी में मोती की तरह चमक रही थी। वो दोनों पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे के बाहों में वहां नदी किनारे लेटे हुए थे। वहां नदी किनारे काफी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे वो दोनों वहीं नदी किनारे सो गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा अब सुबह होने वाली है। आसमान में सूरज की हल्की हल्की रोशनी दिख रही है। ये देखकर वो लड़की अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब मुझे जाना होगा, सुबह होने वाली है। अगर मैं जल्द से जल्द वापस नहीं गई तो। इतना बोलकर वो लड़की अचानक से चुप हो गई। उस लड़की के अचानक चुप हो जाने पे लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अभी ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उस लड़की को आसमान की तरफ ऐसे घूरता देख जब उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा तो वहां आसमान से कुछ लोग उड़ते हुए वहां उनके चारों तरफ आ गए। उन सभी लोगों के पीठ से बड़े बड़े काले पंख निकले हुए थे। वो सभी दिखने में कोई राक्षस लग रहे थे। उन सभी की आंखें हरे रंग की चमक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी धारदार तलवारें थीं। उन सब लोगों को देखकर वो लड़की बहुत डर गई और उस लड़के से बोली, ये तो हमारे दुश्मन राज्य के लोग हैं। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का खड़ा हो गया,
खड़ा होते ही उसने देखा, वहां लगभग 100 से भी ज्यादा लोग थे। उन सबको देखते ही उस लड़के की आंखें लाल चमकने लगी और वो लड़का अपनी जगह से उन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के को रोकते हुए बोली, रुको सुमी, ये लोग बहुत सारे हैं, तुम अकेले इन सबसे नहीं लड़ सकते, अभी हमारा यहाँ से निकल जाना ही सही होगा। उस लड़की की बात सुनते ही वो लड़का, जिसे वो लड़की सुमो बोल रही थी, अपनी जगह पे रुक गया और फिर जल्दी से उस लड़की के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर तभी उसके पीठ से 2 बड़े बड़े नीले रंग के पंख निकले और सुमो उस लड़की को लेकर आसमान में उड़ गया। ऊपर आसमान में आते ही वो दूर एक बड़े से महल को देखकर उसके तरफ तेजी से उड़ने लगा। उन दोनों को महल की तरफ जाता देख वो सभी राक्षस जैसे लोग भी उन दोनों के पीछे जाने लगे। उन सबको अपनी तरफ आता देख सुमो और भी तेजी से महल की तरफ उड़ने लगा। लेकिन तभी एक तलवार उसके पंख में आ घुसी। जैसे ही वो तलवार सुमो के पंख में घुसी, सुमी के मुंह से एक चीख निकल गई और वो उस लड़की को लेकर नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते समय सुमो ने देखा, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर कहीं उस लड़की को चोट ना लग जाए। यही सोचकर सुमो ने उस लड़की को ऊपर कर दिया और खुद उसके नीचे आ गया। फिर कुछ ही देर में वो दोनों धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरने की वजह से सुमो को बहुत सारी चोटें लग गई, पर सुमो ने देखा उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई है। ये देखकर सुमो किसी तरह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पंख से तलवार निकालने लगा। तलवार निकलते ही सुमो ने देखा उसके पंख में तलवार लगने की वजह से छेद हो गया है और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा है, जिससे सुमो को काफी तेज दर्द हो रहा था। इसलिए सुमो ने अपने पंख ही मीर लिया। फिर तुरंत ही उसके पंख उसकी पीठ में कहीं गायब हो गए। अब सुमो आसमान में नहीं उड़ सकता था, इसलिए उसने उस लड़की को अपने गोद में उठाया और दौड़ता हुआ महल की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने वो सभी राक्षस जैसे दिखने वाले लोग आ गए। अब सुमो और वो लड़की चारों तरफ से घिर चुके थे। अब उनके पास यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर सुमो ने लड़की को अपने गोद से उतारा और तलवार उठाकर उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तलवार उठाते ही सुमो दौड़ता हुआ उन सभी आदमियों के पास जाने लगा। सुमो को अपनी तरफ आता देख वो सभी लोग भी सुमो की तरफ बढ़ने लगे। फिर जैसे ही सुमो एक आदमी के पास पहुंचा, उसने बिजली की रफ्तार से अपनी तलवार घुमा दी। वो तलवार सीधा सुमो के सामने वाले आदमी के गर्दन को काटता हुआ निकल गया और उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया, जिससे उस आदमी की वही जान चली गई। उस आदमी के मरते ही एक दूसरा आदमी सुमो के पास आया और उसके ऊपर अपने तलवार से वार करने लगा। लेकिन तभी सुमो ने एक झटके के साथ अपनी तलवार उस आदमी के पेट में घुसा दी और वो आदमी भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इसी तरह सुमो दौड़ता हुआ सभी आदमियों को मारने लगा। कुछ ही देर में सुमो ने लगभग 20 से 30 लोगों को मार गिराया था। लेकिन तभी सुमो की नज़र उस लड़की पर गई। सुमो ने देखा एक बहुत ही खतरनाक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी अपने हाथ में तलवार लिए उस लड़की की तरफ दौड़ रहा है। ये देखकर सुमो का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो बिना वक्त बर्बाद किए तेजी से दौड़ता हुआ उस लड़की के पास जाने लगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी उस लड़की के पास पहुंच गया और उसने लड़की के पेट में अपनी तलवार घुसा दी। तलवार जैसे ही उस लड़की के पेट में घुसी, उस लड़की की एक जोरदार चीख निकल गई। तभी सुबह सुबह एक लड़की चिल्लाते हुए डर के मारे अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उस लड़की को ऐसे चिल्लाता और डरता देख उसकी दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, क्या हुआ सुरभि, तू चिल्ला क्यों रही है और तू इतनी डरी हुई क्यों है? अपनी दोस्त की बात सुनकर सुरभि डरते हुए बोली, मैंने फिर से वही सपना देखा। सुरभि को इतना डरा देख उसकी दोस्त उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, पहले तू पानी पी ले, देख डर के मारे तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। अपनी दोस्त की बात सुनकर सुरभि ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी।
पानी पीने के बाद सुरभि फिर से बोली, आखिर बार बार ये सपना मुझे क्यों आता है? वह लोग कौन है जो मुझे सपने में दिखते हैं? और वो लड़का कौन है? उसका चेहरा मुझे साफ साफ क्यों नहीं दिखता? आखिर उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? इतना बोलते ही सुरभि की नजर अपने कपड़ों पे गई। उसने देखा, उसके कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। अभी सुरभि खुद को देख ही रही थी। तभी सुरभि की दोस्त बोली, यार तू इस सपने से इतना डरती क्यों है? और ये सपना तुम्हें बार बार क्यों आता है? अपनी दोस्त की बात सुनकर सुरभि सोच में पड़ गई। आखिर क्या राज है सपने का? और कौन है वो लोग जो सुरभि और उस लड़के को मारना चाहते थे? यही सोच सोचकर सुरभि परेशान हो गई। सुरभि अपना गांव छोड़कर इस दिल्ली शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने 1 महीने पहले ही आई थी। उसने यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन लिया था और अपने 2 दोस्त के साथ एक हॉस्टल रूम में रहती थी। आज सुरभि अकेली ही परेशान नहीं थी। कोई और भी था जो सुरभि की तरह ही परेशान बैठा था। वहां से दूर एक बड़े से घर के छत पर लगभग 22 से 23 साल का एक लड़का बैठा था। वह लड़का दिखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था, पर उसका चेहरा परेशानियों से भरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान है। उस लड़के को परेशान देख उसका एक दोस्त उसके पास आकर बोला, यार सुमो, तू उस लड़की को कब तक याद करेगा? अब तो उस बात को बीते 100 साल हो गए, पर तू अब तक उस लड़की को नहीं भुला है। अपने दोस्त की बात सुनकर सुमो के आंखों में आंसू आ गए। सुमो को फिर से उस लड़की की याद आने लगी। सुमो को उस दिन की बात याद आने लगी जब वो आखिरी बार उस लड़की से नदी किनारे रात को मिला था। सुमो को रोता देख उसका दोस्त बोला, कब तक तू उस लड़की को याद करके रोता रहेगा? अब भूल क्यों नहीं जाता उसे? इस बार अपने दोस्त की बात सुनकर सुमो को गुस्सा आ गया और उसने अपनी जगह से उठकर अपने दोस्त का कॉलर पकड़ लिया। फिर उसकी आंखों में घूरता हुआ चिल्लाकर बोला, आज के बाद उस लड़की को भूलने के बारे में मुझसे बात मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरा दोस्त है। सुमो की बात सुनकर एक बार को तो उसका दोस्त भी डर गया, पर तभी सुमो ने उसका कॉलर छोड़ दिया और छत से उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि सुमो अपने कमरे में पहुंच पाता कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? तुम प्रेम के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? आवाज सुनकर जब सुमो ने पलट कर देखा तो वहां रितिका खड़ी थी और घूर घूर कर उसी की ओर देख रही थी। पर रितिका के सवाल का सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रितिका और प्रेम सुमो के बचपन के दोस्त थे जो उसके साथ इस घर में रहते थे। उस लड़की के मौत के बाद सुमो इन दोनों के साथ सबसे दूर यहाँ इस दिल्ली शहर में आ गया था और तब से वह इन दोनों के साथ यही रहता है। सुमो जब रितिका के सवाल का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चला गया तो रितिका अपना पैर पटकते हुए बोली, माना कि तुम हम तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम हमेशा हम दोनों पर गुस्सा करो और हमारे किसी सवाल का जवाब ही ना दो। रितिका ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसे प्रेम की आवाज सुनाई दी, तुम क्यों उसे भला बुरा बोल रही हो? वो अभी काफी परेशान है इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है, पर तुम भी जानती हो कि सुमो दिल का कितना अच्छा है। प्रेम की बात सुनकर रितिका बोली, हाँ मुझे पता है, पर सुमो को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, वरना उसका यही गुस्सा उसे किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। रितिका की बात सुनते ही प्रेम हंसते हुए बोला, मुसीबत, वो भी सुमो पे? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। सुमो खुद ही सबके लिए एक बहुत बड़ी आफत है। उसका गुस्सा देखकर तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा? प्रेम की बात सुनकर रितिका बोली, तुम तो हमेशा सुमो को बढ़ावा देते हो, तुम्हारी वजह से ही सुमो का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है। रितिका की बात पे प्रेम ने कहा, सुमो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, पर मैं उसे बढ़ावा नहीं देता। और रही बात उसके गुस्से की, तो उसे काबू करने वाली भी कोई न कोई मिल ही जाएगी। तभी रितिका प्रेम को रोकते हुए बोली, लेकिन कैसे? सुमो तो उस लड़की को भूल ही नहीं पा रहा। रितिका की बात सुनकर इस बार प्रेम भी सोच में पड़ गया और सुमो के बारे में सोचते हुए ही
सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी रितिका ने फिर से कहा, यार मेरा तो सर काफी दर्द कर रहा है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर रितिका वहां से किचन की तरफ चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब रितिका अपने हाथ में चाय का 2 कप लेकर वहां आई तो प्रेम बोला, क्यों ना हम दोनों सुमो के साथ साथ किसी कॉलेज में एडमिशन करवा ले। क्या पता कॉलेज आने के बाद सुमो को वहां कोई लड़की पसंद आए और वह पुरानी बातें भूल जाए। प्रेम की बात रितिका को भी ठीक लगी, इसलिए उसने भी प्रेम की बात पे सहमति जताई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने प्रेम से कहा, लेकिन हम सुमो को कॉलेज आने के लिए मनाएंगे कैसे? वो तो कहीं जाना ही नहीं चाहता। रितिका की बात सुनकर प्रेम भी सोच में पड़ गया कि कैसे वो सुमो को कॉलेज जाने के लिए मनाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद भी प्रेम को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने रितिका से कहा, अभी मेरे दिमाग में सुमो को मनाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब सुमो का गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम उससे कॉलेज जाने की बात करेंगे। CH2 कॉलेज में एडमिशन। रितिका और प्रेम अभी सुमो को कॉलेज जाने के लिए मनाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी सुमो भी वहां पर आकर बैठ गया। सुमो के आते ही उन दोनों ने देखा कि अब सुमो का मूड ठीक हो चुका है। ये देखकर रितिका प्रेम से बोली, अभी सुमो का मूड ठीक है तो तुम सुमो से कॉलेज जाने की बात कर लो। रितिका की बात सुनकर प्रेम हिचकिचाते हुए सुमो से बोला, यार हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ कॉलेज में एडमिशन ले लो। प्रेम की बात सुनते ही सुमो बोला, अगर हम तीनों ही कॉलेज जाने लगे तो फिर हमारे बिजनेस को कौन संभालेगा? सुमो की बात सुनकर उन दोनों को भी अपने बिजनेस की बात याद आई। इन तीनों का एक बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर था जिसमें बहुत सारे स्टाफ काम करते थे, पर इन तीनों ने स्टोर और स्टाफ की देखभाल के लिए किसी भी मैनेजर को नहीं रखा था, जिसकी वजह से इन तीनों को ही सब देखभाल करनी पड़ती थी। बिजनेस संभालने की बात पे रितिका बोली, क्यों ना हम अपने स्टोर के लिए किसी मैनेजर को रख ले, जिससे हमें स्टोर के देखभाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रितिका की बात प्रेम को भी ठीक लगी, इसलिए उसने भी कहा, हो रितिका बिल्कुल सही बोल रही है, हम एक मैनेजर अपने स्टोर पर काम संभालने के लिए रख लेते हैं। उन दोनों की बात सुनते ही सुमी ने तुरंत ही मैनेजर रखने को मना कर दिया और बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को कॉलेज आना है तो जाओ, मैं वो ग्रॉसरी स्टोर संभाल लूंगा। सुमो के मना करते ही उन दोनों का चेहरा उतर गया। फिर प्रेम थोड़ा उदास होकर बोला, अरे भाई तू कब तक ऐसे उस लड़की के याद में पड़ा रहेगा? तुम्हें बाहर की दुनिया में भी थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, पर तू तो सिर्फ घर से स्टोर और स्टोर से घर ही आता जाता है, उसके अलावा तुम्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। प्रेम की बात सुनते ही सुमो उसे घूर कर देखने लगा। जब रितिका ने सुमो को प्रेम की ओर ऐसे घूरते देखा तो उसे लगा कि अब सुमो शायद फिर से गुस्सा हो जाएगा, लेकिन तभी सुमो ने कहा, नहीं मुझे कोई शौक नहीं है इस दुनिया के बारे में जानकारी रखने की और यहाँ कहीं घूमने की। सुमो की बात पे प्रेम बोला, तू हमेशा गुस्सा करके मुझे चुप करवा देता है, पर आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अगर तू हमारे साथ कॉलेज नहीं आया तो फिर तू ये भूल जाना कि तेरा कोई दोस्त भी था। इतना बोलकर प्रेम वहां से चला गया। सुमो को उस लड़की की याद में तड़पता देख प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने दोस्त को खुश देखना चाहता था, इसलिए वो किसी भी तरह सुमो को कॉलेज लेकर जाना चाहता था, ताकि सुमो उस लड़की को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रेम को जाता देख रितिका भी बोली, आज मैं भी प्रेम के सपोर्ट में हूँ, अगर तुम हमारे साथ कॉलेज नहीं आए तो तुम मुझे भी भूल जाना। इतना बोलकर रितिका भी वहां से चली गई। उन दोनों को जाता देख सुमो सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। सुमो को बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था, वो बस दिन भर खुद में ही खोया रहता। उसे तो अब अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी, पर वो अब तक इसलिए जिंदा था ताकि वो खुद को सजा दे सके। सुमो हमेशा खुद को कोसता रहता, काश कि उस दिन सुमो ने उस लड़की को नहीं रोका होता तो शायद आज वह लड़की सुमो के साथ होती। यही सोचकर सुमो हमेशा उस लड़की को याद करके खुद को चोट पहुंचाता रहता था। प्रेम और रितिका सुमो के पास से उठकर एक दीवार के पीछे जाकर छुप गए और वहां से सुमो को देखने लगे।
उन्होंने देखा सुमो अभी भी सोफे पर बैठा है और कुछ सोच रहा है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद सुमो ने उन दोनों को आवाज लगाया। सुमो की आवाज सुनते ही वो दोनों अपना मुंह बनाते हुए सुमो के सामने आ गए। उन दोनों को उदास देखकर सुमी बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगा। अब तुम दोनों इस तरह अपना मुंह मत बनाओ। सुमो की बात सुनते ही रितिका और प्रेम खुश हो गए। उन दोनों को खुश देखकर सुमी ने फिर से कहा, तो बताओ, कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना है? तुम दोनों को जो कॉलेज पसंद है, हम उसी कॉलेज में बलेंगे। आज कॉलेज में एडमिशन का लास्ट डेट है। सुमो की बात सुनते ही उन दोनों ने एक साथ कहा, हम इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। उन दोनों की बात पे सुमो बोला, ठीक है फिर, चलो हम सब अपना डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए चलेंगे। सुमो की बात खत्म होते ही वह तीनों अपने अपने कमरे में चले गए और फिर थोड़ी ही देर में अपने अपने हाथों में डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ गए। बाहर आते ही सुमी और प्रेम ने देखा रितिका कुछ सोच रही है। रितिका को अपने सोच में डूबा देख सुमो बोला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? सुमो की बात सुनते ही रितिका अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, हमने तो कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, तो हमारा कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? रितिका की बात सुनकर सुमो भी सोच में पड़ गया, लेकिन तभी प्रेम ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, हम बिना अप्लाई किया भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। प्रेम की बात सुनते ही रितिका बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे सारे पैसे लॉकर में बेकार पड़े हैं, हम तो इतने सारे पैसों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। इतना बोलकर रितिका लॉकर के पास गई और उसने लॉकर खोल दिया। उस लॉकर में बहुत सारा पैसा और सोना चांदी पड़ा था। इतने सारे पैसे उन्होंने उस ग्रॉसरी स्टोर से ही इतने सालों में कमाए थे। लॉकर खोलने ही रितिक ने उस लॉकर में से 2 नोट के बंडल निकाले और फिर से लॉकर बंद कर दिया। रितिका जैसे ही वह पैसे लेकर आई, वह तीनों घर से निकलकर अपने कार में आकर बैठ गए। कार में बैठते ही सुमो ने कार स्टार्ट किया और कॉलेज की तरफ चल दिया। वो कॉलेज उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचते ही वो तीनों अपने घर से उतरे और कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रूम में चले गए। प्रिंसिपल रूम में पहुंचते ही उन तीनों ने देखा प्रिंसिपल की चेयर पर एक मोटा सा गंजा सर वाला आदमी बैठा है। उन तीनों को अचानक से अपने केबिन में देखकर वो प्रिंसिपल बोला, कौन हो तुम सब? और यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की बात सुनते ही प्रेम बोला, हम यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने आए हैं। प्रेम की बात पर प्रिंसिपल बोला, ठीक है, जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट जमा करो और जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल की बात सुनते ही उन तीनों ने अपने डॉक्यूमेंट और वो नोट के 2 बंडल प्रिंसिपल के सामने टेबल पर रख दिए। पैसे को देखते ही प्रिंसिपल के आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, ठीक है, समझ लो तुम तीनों का एडमिशन हो गया, अब तुम लोग कल से कॉलेज आ सकते हो। प्रिंसिपल की बात सुनकर वो तीनों खुश हो गए और प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही प्रेम बोला, पर ये कॉलेज तो काफी सुंदर है, मैंने तो सिर्फ इसके बारे में सुना था, पर आज देखकर लग रहा है, इसके बारे में लोग जैसा बताते हैं, ये कॉलेज उससे भी ज्यादा अच्छा है। प्रेम की बात पर सुमो भी उस कॉलेज को देखने लगा। सुमो को भी ये कॉलेज काफी अच्छा लगा। वो कॉलेज लगभग 5 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। कॉलेज के चारों तरफ बड़ी सी बाउंड्री बनी हुई थी और बाउंड्री के अंदर ठीक कॉलेज के सामने एक बड़ा सा गार्डन था। कॉलेज को देखते हुए सुमो बोला, कॉलेज तो काफी अच्छा है, पर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें अपने स्टोर के लिए कोई मैनेजर भी ढूंढना है। सुमो की बात सुनकर वह दोनों सुनो के पीछे पीछे अपनी कार की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी किसी लड़के ने पीछे से उन तीनों को आवाज लगाया। जब उन तीनों ने पलटकर देखा तो लगभग 21 साल का पतला दुबला लड़का उन्हीं की तरफ बढ़ा रहा था। उस लड़के को देखते ही प्रेम उसके पास गया और उसके गले से लग गया। फिर कुछ बातें करते करते प्रेम उस लड़के के साथ सुमो और रितिका के पास पहुंच गया। वापस आते ही प्रेम उस लड़के की तरफ देखकर बोला, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त प्रवीण।
फिर सुमो और ऋतिक ने भी प्रवीण को हेलो कहा और वो तीनों वहीं रुककर थोड़ी देर प्रवीण से बात करने लगे। प्रवीण ने पूछा, क्या तुम तीनों ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया है? उसके सवाल का जवाब देते हुए प्रेम बोला, हाँ, हमने भी आज इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, पर हम लोग कल से कॉलेज शुरू करेंगे। प्रेम की बात सुनकर प्रवीण बोला, क्यों? कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? प्रवीण के बाद पे ऋतिका बोली, हमें अपने ग्रॉसरी स्टोर के लिए एक मैनेजर की जरूरत है, पर हमारे पास ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे हम अपने स्टोर का मैनेजर बना सके। ऋतिका ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी प्रवीण ने बीच में ही कहा, मेरे पास एक आदमी है, तुम लोग चाहो तो मैं आज शाम को उसे तुम्हारे स्टोर पर लेकर आ सकता हूँ। प्रवीण की बात सुनते ही सुमो बोला, वह आदमी कैसा है? क्या तुम उस पर पूरा भरोसा करते हो? वह कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करता? तुम्हें उसके बारे में पूरी जानकारी तो है ना? सुमो के इतने सारे सवाल सुनकर प्रवीण एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, वह मेरा पड़ोसी ही है और काफी अच्छा इंसान है, तुम उस पे भरोसा कर सकते हो। प्रवीण की बात खत्म होते ही ऋतिका ने पूछा, पर वो करता क्या है? मेरा मतलब है, पहले तो कोई काम करता होगा। ऋतिका के सवाल पे प्रवीण बोला, वो आदमी पहले आर्मी में था, पर 1 साल पहले किसी लड़ाई में उसका एक हाथ कट गया और तब से वो अपने घर में ही बैठा है। उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे उसको अपने स्टोर पे रखने की बात की। प्रवीण की बात सुनकर उन तीनों को उस आदमी से काफी हमदर्दी हुई, इसलिए प्रेम बोला, ठीक है, तुम उस आदमी को लेकर आज शाम को हमारे स्टोर पर आ जाना, वहीं पर हम उससे आगे की सारी बात कर लेंगे। इतना बोलकर वो तीनों अपनी कार में बैठकर उस कॉलेज से अपने स्टोर की तरफ चले गए। कार में बैठे बैठे ही ऋतिका बोली, मुझे काफी भूख लगी है, चलो पहले किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, उसके बाद हम अपने स्टोर पे चलेंगे। ऋतिका की बात सुनकर सुमो को याद आया कि उन तीनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसने कार को पास के एक रेस्टोरेंट की तरफ घुमा दिया। बड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई। कार के रुकते ही वो तीनों कार से उतरकर रेस्टोरेंट में चले गए और एक टेबल पे बैठकर उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर आ गया। खाना खाते समय प्रेम ने कहा, क्यों ना हम और भी दूसरा बिजनेस शुरू करें और उसमें ऐसे आदमी को रखे जिसके घर में कोई और पैसे कमाने वाला नहीं हो। प्रेम की बात ऋतिका को भी ठीक लगी, इसलिए उसने भी कहा, हाँ, प्रेम बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हमारे बिजनेस के वजह से किसी का घर चल सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन दोनों की बात सुमो को भी ठीक लग रही थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। कुछ देर बाद बातें करते करते उन तीनों ने अपना खाना खत्म किया और फिर बिल देकर वापस अपनी कार में आकर बैठ गए। फिर सुमो ने कार अपने स्टोर की तरफ घुमा दी। उनकी कार अभी तेजी से सड़क पे दौड़ रही थी, तभी अचानक से उनके कार के सामने एक महिला कहीं से आ गई। उस महिला को देखते ही सुमो ने ब्रेक लगा दिया और उनकी कार एक झटके के साथ रुक गई। सुमो के अचानक ब्रेक लगाने से ऋतिका और प्रेम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो तीनों अपनी कार से उतरकर उस महिला को देखने लगे कि कहीं उस महिला को चोट तो नहीं लगी है। वो तीनों जैसे ही उस महिला की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा वो महिला अचानक से वहीं सड़क पे बेहोश हो गई। CH3 सुमो का गुस्सा। सुमो, ऋतिका और प्रेम उस औरत को बेहोश होते देख उसके पास जाने लगे, लेकिन तभी वहां पे लगभग 4 औरत, 6 आदमी और आ गए। वहां आते ही वो सभी जोर जोर से शोर मचाने लगे। ये देखकर सुमो, ऋतिका और प्रेम सोच में पड़ गए, आखिर ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। तभी वो सभी लोग उन तीनों के पास आकर बोले, तुमने इस औरत को अपनी कार से टक्कर मारी है, अब तुम्हें इसके लिए हमें पैसे देने होंगे। उन लोगों की बात सुनकर वो तीनों समझ गए, ये सभी लोग फ्रॉड है, ये सब मिलकर इसी तरह सबसे पैसे लुटते हैं। इतना समझ आते ही ऋतिका बोली, हम किस बात के पैसे दें? हमारी गाड़ी तो उस औरत से थोड़ी दूर ही रुक गई, वो औरत तो खुद ब खुद बेहोश हुई है, इसे तो कहीं चोट भी नहीं आई। पर ऋतिका के बोलने के बाद भी
वो लोग नहीं माने। फिर एक औरत बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम सब ने देखा है, तुम तीनों ने ही अपनी गाड़ी से इसे टक्कर मारी है। उस औरत की बात पे प्रेम बोला, ठीक है, अगर ये हमारी गाड़ी से टकराई है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। चलो हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ जो भी खर्च होगा हम दे देंगे, पर यहाँ हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। उस औरत को हॉस्पिटल ले जाने की बात पे वो सभी लोग घबरा गए। और फिर एक आदमी बोला, नहीं, तुम हमें पैसे दे दो, हम खुद इसका इलाज करवा लेंगे। उन सबको ऐसे बहस करता देख सुमो, जो अब तक चुपचाप खड़ा होकर अभी तक सब देख रहा था, उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आगे आते हुए बोला, अगर तुम सबने अपना नाटक बंद नहीं किया तो तुम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुमो के गुस्से को देखकर वो सभी लोग एक बार को तो डर गए, लेकिन फिर एक औरत आगे आकर बोली, देखो तो इसे, एक तो गलती करता है, ऊपर से हमें धमकी भी दे रहा है। इतना बोलकर वो सभी फिर से शोर मचाने लगे। आसपास के लोग जो अभी उन सब की ओर ही देख रहे थे, उन्हें सुमो और उसके दोस्तों की ही गलती लग रही थी। वो सभी सुमो और उसके दोस्तों को ही भला बुरा बोलने लगे। एक बूढ़ा आदमी सुमो को देखकर बोला, आजकल के बच्चे बहुत ही बदतमीज हो गए हैं, एक तो पहले गलती करते हैं और फिर उल्टा बदतमीजी भी करते हैं। इसी तरह वहां खड़े सभी आदमी सुमो और उसके दोस्तों को भला बुरा बोलने लगे, जिसे सुनकर सुमो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए उसके सामने शोर मचा रहे सभी फ्रॉड लोगों को चुप कर दिया। जब उन सब लोगों ने सुमो को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना तो उन सबको लगने लगा, शायद आज उन लोगों ने गलत आदमी को फंसाने की कोशिश की है। उन सब लोगों के शांत होते ही सुमो बोला, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी इस औरत को ठीक कर देता हूँ। इतना बोलकर सुमो सबको साइड करता हुआ उस बेहोश औरत के पास चला गया। उस बेहोश पड़ी औरत के पास पहुंचकर सुमो ने सबके नजरों से छुपाते हुए अपने हाथ से एक छोटी सी बिजली की चिंगारी निकाली और उस औरत की तरफ उड़ाल दिया। जैसे ही उस बिजली ने औरत के शरीर को छुआ, उस औरत को एक जोर का झटका लगा और वो औरत तुरंत ही अपनी जगह पे उठ के बैठ गई। उस औरत को बिना छुए ही सुमो ने होश में ला दिया था। ये देखकर आसपास खड़े सभी लोग शॉक हो गए। उस औरत को अचानक होश में आता देख सभी समझ गए ये लोग फ्रॉड है। इतना समझ आते ही वहां खड़े सभी लोग उन सभी फ्रॉड लोगों को गंदी गंदी मालियां देने लगे। उस औरत के होश में आने के बाद सुमो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी कार के तरफ चलने लगा। कार के पास पहुंचकर सुमो ने एक नज़र उस बूढ़े आदमी को देखा जो सुमो को बदतमीज बोल रहा था और फिर सबकी ओर घूरता हुआ अपनी कार में बैठ गया। सुमो के कार में बैठते ही रितिका और प्रेम भी कार में आ गए। फिर सुमो ने कार स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में उनकी कार उनके स्टोर पे पहुंच गई। उनका स्टोर काफी बड़ा था, जिसके सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था SKP स्टोर्स। वहां पहुंचते ही वो तीनों अपनी कार से उतरे। फिर स्टोर के पास पहुंचकर प्रेम ने स्टोर का शटर खोल दिया। स्टोर ओपन करते ही यहाँ 4 लोग आ गए। आते ही एक आदमी सुमो से बोला, सर, आज आप लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम लोग पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। पर उस आदमी की बात सुनकर भी सुमो कुछ नहीं बोला और चुपचाप स्टोर के अंदर चला गया। सुमो के जाते ही रितिका उन 4 आदमी से बोली, आज सुमो काफी गुस्से में है, इसलिए आज कोई भी उसे परेशान मत करना। तुम लोगों को जो भी काम होगा हमसे आकर बोलना। रितिका की बात सुनते ही वो आदमी बोला, आप चिंता मत करो मैम, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी सुमो सर तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, अब तो हमें उनको गुस्से में देखने की आदत सी हो गई है। इतना बोलकर वो आदमी अपने पीछे खड़े तीनों आदमी के साथ स्टोर में चला गया। ये चारों यहीं सुमो के स्टोर में काम करते थे। इनमें से जो आदमी रितिका से बात कर रहा था उसका नाम मनीष है और उसके पीछे जो 3 आदमी खड़े थे उनका नाम रवि, किशन और अमर था। उन चारों के अंदर जाते ही प्रेम बोला, आज वो दोनों लड़की कहीं दिख नहीं रही जो ऊपर का काउंटर संभालती है। उनका स्टोर 2 मंजिला इमारत में था, जहां नीचे उनका बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर और ऊपर एक महिलाओं का श्रृंगार स्टोर था।
प्रेम की बात सुनते ही रितिका इधर उधर उन लड़कियों को ढूंढते हुए बोली, लगता है आज फिर वो दोनों नहीं आई। ये दोनों लड़कियां बहुत छुट्टी करती है। तभी प्रेम बोला, अरे नाजुक लड़की है वो दोनों, काम करते करते थक जाती होगी, इसलिए छुट्टी करती है। प्रेम की बात सुनकर रितिका उसे घूर कर देखने लगी। फिर जैसे ही प्रेम ने रितिका को देखा, रितिका उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली, तुम तो हमेशा उन दोनों लड़कियों के आसपास मंडराते रहते हो। तुम्हारे वजह से ही सुमो उन दोनों को झेल रहा है, वरना सुमो उनको कब का काम से निकाल चुका होता। पर आज सुमो काफी गुस्से में है। तुम देखना, आज जैसे ही सुमो को ये बात पता चलेगी, वो उन दोनों को तुरंत काम से निकाल देगा। रितिका की बात सुनकर प्रेम तुरंत ही दौड़ता हुआ स्टोर के अंदर केबिन में चला गया। इस केबिन में बैठकर ही सुमो, प्रेम और रितिका अपना काम संभाला करते थे। केबिन के अंदर पहुंचते ही प्रेम ने देखा, सुमो अपने चेयर पे बैठा कंप्यूटर स्क्रीन में सीसीटीवी फुटेज देख रहा है। प्रेम ने जब ये देखा तो अपने मन ही मन में बोला, आज तो सुमो उन दोनों को पक्का काम से निकाल देगा। उन दोनों के जाने के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। अभी प्रेम ने इतना सोचा ही था कि तभी सुमो गुस्से में बोला, आज फिर वो दोनों लड़कियां नहीं आई है। मैंने तुम्हारे कहने पे ही अभी तक उनको काम पे रखा था, पर आज तुम उन्हें कॉल करके बोल दो, अब उन्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सुमो केबिन से निकलकर बाहर स्टोर में चला गया। सुमो के जाते ही रितिका केबिन के अंदर आ गई। अंदर आते ही रितिका ने देखा, प्रेम अपना मुंह लटकाकर वहां खड़ा है। प्रेम को ऐसे उदास देख रितिका समझ गई, सुमो ने उन लड़कियों को काम से निकाल दिया। इतना समझ आते ही रितिका प्रेम के जख्मों पे नमक छिड़कते हुए बोली, लगता है मजनू का दिल बहुत जोर से टूटा है। रितिका की बात सुनते ही प्रेम छिड़ते हुए बोला, तुझे बहुत मजा आ रहा है, रुक जा तू अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर प्रेम रितिका की तरफ बढ़ने लगा। प्रेम को अपनी तरफ आता देख रितिका केबिन से बाहर भाग गई और प्रेम भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर रितिका को पकड़ने के लिए आ गया। केबिन से बाहर आते ही उन दोनों की नजर सुमो पे गई। सुमी अभी भी काफी गुस्से में था और गुस्से में मनीष को डांट रहा था। उन दोनों ने जब सुमो को गुस्से में मनीष को डांटते देखा तो उन दोनों की नजर जमीन पे पड़े एक चावल की बोरी पे गई, जो अब फट चुका था और उसमें से सारा चावल बाहर निकल गया था। ये देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि वहां क्या हुआ होगा। वहां का सिचुएशन समझ में आते ही उन दोनों ने सुमो के पीछे से मनीष को इशारे में सॉरी कहा, जिसके जवाब में मनीष ने अपना सर धीरे से हिला दिया। उन दोनों को मनीष के लिए काफी बुरा लग रहा था। रितिका प्रेम से बोली, यार सुमो कितना गुस्सा करता है, इतनी छोटी बात पे क्या कोई किसी को इस तरह डांटता है। मनीष ने ये जानबूझ के थोड़ी किया होगा, वो हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। हम सबको पता है मनीष ने आज तक कोई गलती नहीं की है, फिर भी सुमो इतनी सी बात के लिए मनीष को इतना सुना रहा है। रितिका की बात प्रेम को बिल्कुल सही लगी, लेकिन सुमो के गुस्से के सामने वो दोनों कुछ बोल भी नहीं सकते थे। सुमो को गुस्से में देख प्रेम बोला, हो सही कहा तूने, पता नहीं सुमो कब तक ऐसा रहेगा। जब से उस लड़की की मौत हुई है सुमो तब से ही ऐसा बन गया है, वरना तो सुमो काफी शांत स्वभाव का था। प्रेम की बात पे रितिका बोली, काश कि सुमो के गुस्से को काबू करने वाली कोई मिल जाए, वरना हमें ही इसके गुस्से को झेलना होगा। इतना बोलते ही रितिका की नजर स्टोर के बाहर गई। स्टोर के बाहर नजर जाते ही रितिका एकदम शॉक होकर स्टोर के बाहर देखने लगी। जब प्रेम ने रितिका को एक टक बाहर घूरते देखा तो वो रितिका के नजरों का पीछा करते हुए स्टोर के बाहर देखने लगा। बाहर देखते ही प्रेम भी हैरान हो गया। थोड़ी देर मनीष को डांटने के बाद जब सुमो प्रेम और रितिका की तरफ मुड़ा तो उसने देखा प्रेम और रितिका अपनी जगह पे खड़े होकर एक साथ बाहर की ओर देख रहे हैं। वो दोनों किसी को देखकर काफी डरे हुए थे। उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। रितिका और प्रेम को डरता देख सुमो उनके पास आकर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? सुमो की बात पे रितिका और प्रेम ने अपने हाथों से स्टोर के बाहर इशारा किया। उन दोनों को स्टोर के बाहर इशारा करता देख
सुमो भी स्टोर के बाहर देखने लगा। सुमो ने देखा स्टोर के बाहर कोई लड़की खड़ी है, पर जैसे ही सुमो की नज़र उस लड़की पे गई, स्टोर के बाहर खड़ी वो लड़की वहां से तेजी से निकल गई, जिसके कारण सुमो उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर पीछे से देखने पर सुमो को वो लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगी। सुमो जब उस लड़की को नहीं देख पाया तो उसने रितिका और प्रेम से पूछा, कौन थी वो लड़की और तुम दोनों उसे देखकर इतना डर क्यों गए? सुमो की बात पे प्रेम डर से हकलाते हुए बोला, वो लड़की टीना थी। उस लड़की का नाम सुनते ही सुमो दौड़ता हुआ स्टोर से बाहर आ गया और उस लड़की का पीछा करने लगा। उस लड़की ने जब सुमो को अपने पीछे आते देखा तो वो हवा की तेजी से भागते हुए सड़क से एक गली की तरफ चली गई। उस लड़की को गली की तरफ जाता देख सुमो भी हवा की तेजी से दौड़ता हुआ उस लड़की का पीछा करते करते उस गली में चला गया। उस गली में जाते ही सुमो ने देखा वो लड़की अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखकर सुमो उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगा, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी सुमो को वो लड़की कहीं नहीं मिली, जिससे सुमो परेशान होकर धीरे धीरे अपने स्टोर की तरफ चला गया। स्टोर की तरफ जाते जाते भी सुमो बार बार इधर उधर देख रहा था कि शायद वो लड़की फिर से कहीं दिख जाए, पर वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए सुमो वापस अपने स्टोर में चला गया। स्टोर में आते ही सुमो ने रितिका और प्रेम से पूछा, क्या तुम दोनों को पूरा यकीन है तुम दोनों ने टीना को ही देखा है? सुमो के सवाल पर रितिका बोली, हो वो लड़की टीना ही थी, हमने अच्छे से उसका चेहरा देखा। रितिका के बाद प्रेम भी बोला, हाँ रितिका बिल्कुल सही बोल रही है, वो टीना ही थी, हमें उसका चेहरा अच्छे से याद है, हम उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों जब उसको देख रहे थे तो वो भी हमारी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पे एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उसकी वो खतरनाक मुस्कान देखकर ही हम दोनों डर गए थे। उन दोनों की बात पे सुमो थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? सुमो की बात पे रितिका बोली, वो यहाँ कैसे आई ये तो नहीं पता, लेकिन अगर वो यहाँ आई है तो जरूर इस दुनिया में आने का उसका कोई न कोई मकसद है। CH4 टीना का मकसद। अब सुमो, प्रेम और रितिका को समझ नहीं जा रहा था कि आखिर टीना यहाँ आई क्यों है, उसका यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है। बड़ी देर सोचने के बाद रितिका फिर से बोली, हमने यहाँ आने के बाद तो इस दुनिया में आने का द्वार बंद कर दिया था, और उस द्वार को खोलने का तरीका तो सिर्फ सुमो को पता है, तो फिर उस द्वार को टीना ने खोला कैसे? ये बात सुनकर सुमो बोला, नहीं मेरे अलावा एक और है जिसे इस दुनिया में आने का तरीका पता है। हम दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, मैं अपने उस दोस्त पे बहुत भरोसा करता था, इसलिए मैंने उसे इस दुनिया के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उसे द्वार खोलने के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। सुमो की बात सुनकर रितिका और प्रेम भी ये समझ गए कि हो न हो सुमी के उसी दोस्त ने यहाँ आने में टीना की मदद की है। सुमो के उसी दोस्त ने किसी तरह इस दुनिया में आने का द्वार खोला होगा, जिससे टीना यहाँ आ गई। अभी वो दोनों ये सोच ही रहे थे, तभी सुमो फिर से थोड़ा उदास होकर बोला, अगर तुम दोनों ऐसा सोच रहे हो कि मेरे दोस्त ने यहाँ आने का द्वार खोला है, तो तुम दोनों गलत हो, क्योंकि मेरा वो दोस्त मर चुका है। 120 साल पहले जब हम अपनी दुनिया में थे, तो अचानक से वो कहीं गायब हो गया, और फिर वो कभी दोबारा नहीं मिला। सुमो की ये बात सुनने के बाद अब रितिका और प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रेम ने सुमो से पूछा, अगर वो अब जिंदा नहीं है तो उस द्वार को खोला किसने, और टीना यहाँ कैसे आ गई? प्रेम की बात सुनने के बाद सुमो भी सोच में पड़ गया, आखिर टीना के यहाँ आने का क्या मकसद है, और कौन है वो जिसने उस द्वार को खोल दिया। अभी सुमो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी रितिका बोली, अगर वो द्वार खुल चुका है तो जरूर वो सभी राक्षस यहाँ आएंगे, और अगर वो लोग यहाँ आ गए तो यहाँ बहुत तबाही होगी। रितिका के बाद प्रेम भी बोला, हाँ हमें किसी भी तरह उन सबको यहाँ आने से रोकना होगा, वरना उनके आ जाने से पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। हमें सब लोगों को बचाने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। प्रेम ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सुमो गुस्से में बोल पड़ा, कौन से मासूम लोग?
इस दुनिया में हमारी दुनिया के जैसे ही लोग हैं, यहाँ कोई भी मासूम नहीं है। ये सब के सब बहुत नीच, लालची और क्रूर इंसान हैं। ये सब तो हमसे भी बड़े राक्षस है। अगर ये लोग मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुमो की ये बात सुनकर प्रेम और रितिका शॉक हो गए। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था, सुमो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। रितिका ने कहा, सुमो तुम इतने कैसे बदल सकते हो? माना कि इस दुनिया में कुछ लोग गलत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं सबके सब एक जैसे हो। तुम्हारे साथ जो 100 साल पहले हुआ था, हमें भी उस बात का दुख है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस बात की सजा इन मासूम लोगों को भी दो। अभी रितिका की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी सुमो गुस्से में चिल्लाकर बोला, सब के सब एक जैसे है। वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों में कोई फर्क नहीं है। ये सब के सब मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी भी इन जैसे लोगों की मदद नहीं करूंगा। इतना बोलकर सुमो वहाँ से अपने केबिन में चला गया। सुमो के जाते ही उन दोनों के पास मनीष आकर बोला, आज सुमो सर कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? वो किन लोगों की बात कर रहे थे? मनीष के बाद वहाँ रवि भी आ गया और वहाँ आकर रितिका और प्रेम से बोला, हमने इतने सालों में कभी भी कुछ नहीं पूछा, पर आज छोटी मुंह बड़ी बात पूछ रहा हूँ। हमें पता है सुमो सर अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या उनकी जिंदगी में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है? उन दोनों का सवाल सुनकर रितिका और प्रेम सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद प्रेम बोला, हाँ सही कहा, तुम दोनों ने। सुमो की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुमो का विश्वास सब पे से उठ गया है। वो किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता है और हमेशा गुस्से में ही रहता है। अभी प्रेम सुमी के बारे में रवि और मनीष को बता ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने प्रेम का नाम पुकारा। आवाज सुनकर जब सबने पीछे देखा तो वहां स्टोर के दरवाजे के पास प्रेम का दोस्त प्रवीण एक लगभग 35 साल के आदमी के साथ खड़ा था। वो आदमी दिखने में काफी हट्टा-कट्टा और लंबे शरीर वाला था। उस आदमी का बायां हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ था, पर उस आदमी को देखकर ही लग रहा था वो आदमी काफी स्ट्रिक्ट है। उस आदमी को देखकर रितिका और प्रेम समझ गए, प्रवीण ने कॉलेज में जिस आदमी की बात की थी, ये वही आदमी है। उन दोनों को देखकर प्रेम प्रवीण से बोला, तुम तो शाम को आने वाले थे। प्रेम की बात सुनकर प्रवीण उस आदमी के साथ प्रेम के पास आकर बोला, हो, हम शाम को ही आने वाले थे, पर आज शाम को मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं अभी ही आ गया। वैसे भी अब कुछ ही देर में शाम होने वाली है, तो अब मुझे जाना होगा, लेकिन पहले मैं तुम दोनों को इससे मिलवा देता हूँ। इतना बोलकर प्रवीण ने उस आदमी को रितिका और प्रेम के बारे में बताया। फिर रितिका और प्रेम की तरफ मुड़कर बोला, इनका नाम राजवीर सिंह है, और बाकी सब तो मैंने तुम्हें सुबह कॉलेज में बताया ही था, तो तुम लोग आपस में बात कर लो, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर प्रवीण वहां से चला गया। प्रवीण के जाने के बाद प्रेम और रितिका ने राजवीर सिंह की स्टोर दिखाते हुए उसे उसका काम समझाने लगे। थोड़ी देर बाद पूरा स्टोर दिखाने के बाद वो सब वापस उसी जगह पे आ गए। वापस आते ही रितिका बोली, अब सारी बातें हो चुकी ही, तो आप कल से काम पे आ सकते हैं। रितिका की बात पे राजवीर सिंह बोला, नहीं मैं कल से नहीं, आज से ही अपना काम शुरू करना चाहता है। राजवीर सिंह की बात सुनकर रितिका और प्रेम ने उसे आज ही काम शुरू करने के लिए हाँ बोल दिया और वहां से अपने केबिन की तरफ चले गए। केबिन में पहुंचकर उन दोनों ने देखा सुमो अपने चेयर पे बैठा बैठा कहीं खोया हुआ है और सुमो की आंखें हल्की नम हैं। सुमो की आंखों में आंसू देखकर रितिका और प्रेम समझ गए सुमो अभी उस लड़की को ही याद कर रहा है। सुमो को ऐसे देख प्रेम बोला, यार भाई तू मान क्यों नहीं लेता मेरी बात? अब तो पुरानी बातों को भूल जा। प्रेम ने अभी इतना कहा ही था कि तभी बीच में ही सुमो उदास मन से बोला, कैसे भूल जाऊं? मैं प्यार करता था उससे और वो भी बहुत प्यार करती थी मुझसे, पर मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से उसकी जान चली गई। वो कितना भरोसा करती थी मुझ पे, उसे लगता था मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता, पर मैंने क्या किया? मैंने तो उसका भरोसा ही तोड़ दिया। इतना बोलते बोलते ही सुमो के आंखों में रुके हुए आंसू सुमो के आंखों से बाहर निकल गए। सुमो को ऐसे रोता देख रितिका और प्रेम सुमो के पास गए
और उसे खुद को संभालने का दिलासा देने लगे। प्रेम और रितिका अभी सोच भी नहीं सकते थे सुमो को कितनी तकलीफ होती होगी। उस लड़की को याद करके वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे सुमो और वो लड़की एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पर अब वो दोनों सुमो को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। काफी देर उन दोनों के समझाने के बाद सुमो किसी तरह खुद को संभाल कर शांत हुआ, पर अभी भी सुमो के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था सुमो अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा है। प्रेम सुमो का उदास चेहरा देख नहीं पा रहा था। वो किसी तरह सुमी को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने सुमो से कहा, भाई प्रवीण ने जिस आदमी के बारे में हमें बताया था उसने आज से ही काम शुरू कर दिया है। अब स्टोर का काम वो संभाल लेगा, तो क्यों ना हम तीनों पब चले। वैसे भी तू कभी कहीं जाता नहीं है। पब चलने की बात पे सुमो ने तुरंत ही मना कर दिया। उसका अभी कहीं भी जाने का मूड नहीं था, पर सुमो के मना करने के बाद भी प्रेम नहीं माना, और फिर रितिका भी सुमो का मूड ठीक करने के लिए सुमो को पब चलने के लिए बोलने लगी। काफी देर बाद भी जब रितिका और प्रेम नहीं माने तो सुमो ने हार मान ली और उन दोनों के साथ पब चलने को तैयार हो गया। सुमो के हाँ करते ही रितिका और प्रेम सुमो को लेकर वहां से अपनी कार में बैठकर पब की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार एक बड़े से पब के बाहर आकर रुकी और वो तीनों कार से उतरकर पब के अंदर चले गए। पब के अंदर जाकर उन्होंने देखा वहां काफी भीड़ है। सभी आदमी अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। कुछ लोग शराब पी रहे थे तो कुछ लोग फ्लोर पे डांस कर रहे थे। वहां इतनी भीड़ देखकर सुमो का तो एक बार को मन हुआ वो वहां से वापस चला जाए, लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों के लिए वहां रुकने का फैसला किया और फिर चुपचाप वहां से शराब के काउंटर के पास जाकर बैठ गया और वहां बैठकर शराब पीने लगा। सुमो को शराब पीता देख रितिका और प्रेम भी सुमो के पास चले गए। फिर रितिका और प्रेम ने भी शराब का 2-2 शॉट लिया और वहां से फ्लोर की तरफ डांस करने को चले गए। उन दोनों के जाने के बाद सुमो ने अपने लिए और भी शराब मनवाई। देखते ही देखते सुमो ने शराब के लगभग 15 से 20 शॉट लगा लिया। इतनी शराब पीने के बाद अब सुमो को नशा चढ़ गया। सुमो अब इतने नशे में आ चुका था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। सुमो जब अपने आप को संभाल नहीं पाया तो वो नशे की हालत में वहीं शराब के काउंटर पे अपना सर रख कर सो गया। अभी सुमी ने अपना सर काउंटर पे रखा ही था कि तभी पीछे से बहुत सारी शोर उसके कानों में पड़ने लगी। शोर सुनकर सुमो परेशान हो गया। फिर जब सुमो ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो सभी लड़के दिखने में ही काफी बड़े परिवार से लग रहे थे। उन्हें देखकर सुमो समझ गया ये सब अमीर बाप के बिगड़े औलाद है। वहां मौजूद कोई भी आदमी उस लड़की की मदद नहीं कर रहा था। कोई भी इन लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहता था। यहाँ तक कि उस पब के गार्ड और मैनेजर भी चुपचाप तमाशा देख रहे थे। ये देखकर सुमो अपने मन ही मन में बोला, कोई अंतर नहीं है मेरी दुनिया और इस दुनिया में। यहाँ भी मेरी दुनिया की तरह सब भूखे भेड़िए हैं जो किसी भी लड़की को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इतना सोचकर सुमो फिर से वापस टेबल पे सर रखकर सोने लगा। सुमो को कोई मतलब नहीं था किसी से, वो किसी के भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, पर वो सभी लड़के इतने शोर मचा रहे थे कि सुमो सो ही नहीं पा रहा था। अब वहां पब में गाने की जगह उन लड़कों का शोर गूंज रहा था। उन लड़कों का शोर सुन सुनकर सुमो काफी परेशान हो गया, इसलिए वो उन लड़कों की शांत करने के लिए अपनी जगह से उठा और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगा। तभी सुमो ने देखा रितिका और प्रेम उस लड़की को बचाने के लिए उन लड़कों के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर सुमो अपनी जगह पे ही रुक गया। सुमो समझ गया कि अब इन लड़कों की अच्छी पिटाई होने वाली है। CH5 कॉलेज का पहला दिन। रितिका और प्रेम जब उस लड़की को बचाने के लिए उन लड़कों के सामने आकर खड़े हुए तो उन लड़कों में से एक लड़का बोला, कौन हो तुम दोनों? क्या तुम दोनों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो तुम लोग उस लड़की को बचाने के लिए हमसे पंगा ले रहे हो? उस लड़के की बात पे प्रेम हंसते हुए बोला, तुम सब हमारी जान की चिंता छोड़ो और अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। अगर तुम सबको अपनी जिंदगी से प्यार है तो चुपचाप इस लड़की को जाने दो।
प्रेम की ये बात सुनकर उन लड़कों के बीच से एक मोटा लड़का आगे आकर गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें मारने की बार कर रहा है। तू रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर वो मोटा लड़का प्रेम को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो लड़का प्रेम के पास पहुंचा, प्रेम ने उसके पेट में एक घुसा जड़ दिया। प्रेम का घुसा पड़ते ही वो मोटा लड़का पीछे जमीन पे जा गिरा। ये देखकर वहां खड़े सभी आदमी शॉक थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे प्रेम इतने भारी भरकम शरीर वाले लड़के को एक ही मुक्के में ढेर कर सकता है। उस मोटे लड़के के जमीन पर गिरते ही उसके सभी दोस्त गुस्से में चिल्लाते हुए प्रेम की तरफ प्रेम को मारने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन तभी कोई लड़का दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ उन लड़कों के बीच में घुस गया, और फिर देखते ही देखते लगभग 2 मिनट में ही उस लड़के ने सभी को जमीन पर मार गिराया। उस लड़के का ये कारनामा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब रितिका और प्रेम ने उस लड़के का चेहरा देखा तो वो दोनों भी शॉक हो गए। वो लड़का और कोई नहीं, सुमो ही था। सुमो को देखते ही प्रेम गुस्से में बोला, तू तो कभी किसी के बीच में नहीं पड़ता, तुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर आज तू क्यों हमारे बीच में आ गया? तूने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। इतना बोलते ही प्रेम ने देखा सुमो नशे की हालत में इधर-उधर झूम रहा है। ये देखकर प्रेम समझ गया कि सुमो ने ये सब नशे की हालत में किया है, वरना वो कभी किसी के बीच में नहीं पड़ता। सुमो ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। सुमो बस अभी शांति से सोना चाहता था, पर इन लोगों का शोर सुन सुनकर उसका माथा खराब हो गया। इसलिए सोनू ने इन लोगों को पीटकर शांत कर दिया और वही जमीन पर उन सभी लड़कों के बीच में सो गया। ये देखकर रितिका बोली, इसने कितनी शराब पी ली है जो ये इस तरह नशे में झूम रहा है। और अब देखो कैसे यह उन लड़कों के बीच में सो गया है। इतना बोलकर रितिका प्रेम के साथ सुमो के पास चली गई। सुमो के पास पहुंचकर उन दोनों ने देखा सुमो बड़े ही आराम से किसी बच्चे की तरह उन सभी लड़कों के बीच में सोया हुआ है। ये देखकर प्रेम ने अपना माथा पकड़ लिया और बोला, मुझे इसको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था यहाँ आकर इसका मूड ठीक हो जाएगा, पर इसने तो मेरा ही मूड खराब कर दिया, और अब देखो कैसे आराम से सोया हुआ है। प्रेम की बात सुनकर रितिका प्रेम के कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो। सुमो ने जो किया वो सब नशे की हालत में किया, वरना वह किसी के बीच में नहीं पड़ता। अब उठाओ इसे और चलो यहाँ से। रितिका की बात सुनने के बाद प्रेम ने सुमो को उठाया और वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बला गया। फिर रितिका भी थोड़ी देर में पेमेंट देकर गाड़ी में आ गई। रितिका के आते ही प्रेम ने कार स्टार्ट किया और वापस घर की तरफ बले गए। इधर वह लड़की भी जिसे उन तीनों ने बचाया था दौड़ती हुई पब के बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा सुमो, रितिका और प्रेम तो जा चुके हैं। ये देखकर वह लड़की उदास हो गई। प्रेम और रितिका अपनी कार में बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। बातें करते करते ही रितिका की नज़र सुमो पे गई, जो वही कार में पीछे की सीट पे बड़े ही आराम से सो रहा था। सुमो को देखते ही रितिका बोली, लगता है आज उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया, हमें इसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। रितिका की बात पर प्रेम बोला, पर इसने इतनी पी ही क्यों? और पीने के बाद मेरा शिकार भी छीन लिया। आज बहुत दिनों के बाद तो किसी से लड़ने का मौका मिला, और वो मौका भी इसकी वजह से चला गया। प्रेम की बात सुनकर रितिका अपनी आंखें चड़ी बड़ी करके प्रेम को घूरने लगी। रितिका को अपनी तरफ घूरता देख प्रेम चुप हो गया और चुपचाप कार चलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो प्रेम ने सुमो को गाड़ी से निकाला और उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड पे पटक दिया। ये देखकर रितिका प्रेम को मुक्का मारते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? आराम से नहीं सुला सकते इसे? अगर ये अभी जग गया तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। बस रितिका के इतना बोलने की ही देर थी कि तभी सुमो अपनी जगह पे उठकर बैठ गया। जैसे ही प्रेम ने देखा सुमो जग चुका है तो वो डर गया। प्रेम सोचने लगा, पता नहीं अब सुमो उसका क्या हाल करेगा। लेकिन तभी प्रेम ने देखा सुमो फिर से वापस अपनी जगह पे सो गया। ये देखकर प्रेम ने राहत की सांस ली
और रितिका से बोला, नशे की हालत में ये कितनी अजीब अजीब हरकतें करता है, अभी तो मैं डर ही गया था। प्रेम की बात पर रितिका बोली, अच्छा होता अगर सुमी जाग ही जाता तो। आज तू बहुत बकवास कर रहा है, जब सुमो जगकर तेरी पिटाई करता तब तेरी बकवास बंद हो जाती। रितिका की बात सुनकर प्रेम का मुंह बन गया और वो वहां से अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। प्रेम के जाने के बाद रितिका ने सुमो के ऊपर एक बादर डाल दिया और फिर वो भी वहां से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब सुमो की आँख खुली तो उसका माथा काफी तेज दर्द कर रहा था। सुमो का माथा इतना तेज दर्द कर रहा था कि वो वही बेड पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। तभी उसके कमरे में रितिका अपने हाथ में कॉफी का कप लेकर जा गई। सुमो के कमरे में आते ही रितिका ने देखा सुमो जग चुका है। ये देखकर रितिका ने पहले सुमो को मॉर्निंग विश किया और फिर बोली, ली तुम पहले कॉफी पी लो, फिर फ्रेश होकर नीचे आ जाना, हम तुम्हारा नीचे ही इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर रितिका वहां से चली गई। रितिका के जाने के बाद सुमो ने देखा अब सुबह के 9 बज चुके हैं। टाइम देखते ही सुमो ने कहा, मैं इतनी देर से कैसे जगा? और मुझे कल रात का कुछ भी याद क्यों नहीं? क्या मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया था? इतना बोलकर सुमो कल रात की बात याद करने लगा, पर काफी याद करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी देर याद करने के बाद भी जब सुमो को कुछ याद नहीं आया तो उसने पहले कॉफी पिया और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सुमो नीचे हॉल में पहुंचा तो उसने देखा रितिका और प्रेम उसी का इंतजार कर रहे हैं। सुमो के आते ही प्रेम सुमो को ताना मारते हुए बोला, आ गया भाई तू, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है और आज पहले दिन ही हम तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। प्रेम का ताना सुनकर सुमो बोला, अगर तूने आगे एक भी शब्द कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तेरी वजह से ही मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। अगर कल तू पच जाने की बात नहीं करता तो मैं वहां इतनी शराब नहीं पीता और मेरा सर भी नहीं दुखता। मुझे तो ये तक नहीं याद है कि कल वहां हुआ क्या था। सुमो की बात सुनते ही प्रेम खुद में ही बुदबुदाते हुए बोला, एक तो कल शराब पीने के बाद मेरे लड़ाई के बीच में आकर इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया और अब मुझे ही पीटने की बात कर रहा है। प्रेम ने इतना कहा ही था, तभी सुमो फिर से बोला, तू खुद से क्या बोल रहा है? जो बोलना है मुझसे बोल। इतना बोलकर सुमो प्रेम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी रितिका उन दोनों के बीच में आकर बोली, अब तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। रितिका की बात सुनकर सुमो रुक गया और फिर वो तीनों वहां से अपनी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों कॉलेज पहुंचकर अपनी कार से उतरे तो रितिका सुमो को समझाते हुए बोली, सुमो तुम यहाँ कॉलेज में अपने गुस्से पे काबू रखना। मैं कॉलेज में दोस्त बनाना चाहती हूँ, कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। रितिका की बात पे सुमो ने बस अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। तभी प्रेम हंसते हुए बोला, सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर ये अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। प्रेम की बात पे सुमो चिढ़ते हुए गुस्से में बोला, तू कहना क्या चाहता है? मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। जिसके जवाब में प्रेम भी तुरंत बोला, हो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब तू गुस्सा नहीं करता, और अभी भी देख तू अभी भी गुस्सा कर रहा है। सुमो और प्रेम को इस तरह बहस करता देख रितिका ने अपना माथा पकड़ लिया और फिर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम दोनों का यही खून कर दूंगी। रितिका की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमो और प्रेम चुप होकर अपनी जगह पे खड़े हो गए। उन दोनों के शांत होने के बाद रितिका कॉलेज के अंदर क्लासरूम में जाने लगी। फिर सुमी और प्रेम भी रितिका के पीछे क्लासरूम में चले गए। क्लासरूम में जाकर जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पे बैठे तभी एक लड़की वहां उनके पास आ गई। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उस लड़की के लंबे काले बाल, गौरा रंग, लंबी नाक और प्यारी गहरी काली आंखें थी। वो लड़की दिखने में किसी फिल्म की एक्ट्रेस से कम नहीं थी। जब उन तीनों ने उस लड़की को देखा तो रितिका और प्रेम ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, पर सुमो को उस लड़की के बारे में कुछ याद नहीं था। सुमो ने सोचा शायद वो लड़की रितिका और प्रेम की कोई दोस्त होगी जिसे सुमो नहीं पहचानता,
यही सोचकर सुमो ने उस लड़की पे ध्यान नहीं दिया। वो लड़की वहां आते ही बोली, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? याद है कल रात को तुम लोगों ने उन लड़कों से मुझे बचाया था। उस लड़की की बात पे रितिका बोली, हो, हमें अच्छे से याद है, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? रितिका के पूछने पर वो लड़की बोली, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रियंसी है, पर सब मुझे प्यार से पिया बुलाते हैं। अपना नाम बताने के बाद पिया ने पूछा, वैसे क्या तुम तीनों भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। पिया के सवाल पे रितिका ने पहले खुद का और प्रेम का परिचय पिया को दिया और फिर उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ, हमने कल ही इर कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसलिए तुमने हमें नहीं देखा। वैसे क्या तुम हमें बता सकती हो, वो सभी लड़के तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे? रितिका के इस सवाल पे पिया एक लंबी सांस लेते हुए बोली, चलो इस बारे में कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। वैसे भी कल तुम लोग मुझसे बिना बात किए ही वहां से चले गए थे और मैं तुम्हें थैंक्स तक नहीं बोल पाई थी। पिया की बात सुनकर रितिका और प्रेम समझ गए बात कुछ गंभीर है, इसलिए वो दोनों भी पिया के साथ क्लास से बाहर बात करने के लिए जाने लगे।